हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं एकदम बढ़िया हूं। हाँ जी, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं एंड द सिचुएशन इज बैड, बट यस, जीवन रुकेगा नहीं, पढ़ाई रुकेगी नहीं, हम चलते रहेंगे। हाँ जी, प्रूविंग सीएस में मैं निहाल आपके लिए लेकर आया हूं जनवरी 2021 का सीएसईटी का लीगल एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्यूशन। यस, सीएसईटी के लॉ के पेपर में यानी कि लीगल एप्टीट्यूड के पेपर में पिछले अटेम्प्ट में जनवरी 2021 में 18 क्वेश्चंस आए थे। हां जी, मैक्सिमम वेटेज था कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन तीन टॉपिक्स पर मैक्सिमम वेटेज था। चलिए हम सॉल्यूशन देखेंगे अलॉन्ग विद द चैप्टर फ्रॉम विच द क्वेश्चन हैड कम। चलिए शुरू करेंगे। 18 क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा एक के बाद एक। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज नॉट द स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट। एक कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, उस कंपनी सेक्रेटरी का स्टैट्यूटरी ड्यूटी, लीगल ड्यूटी या ड्यूटी एज पर कंपनीज एक्ट कौन सा नहीं है। यस, इंपॉर्टेंट वर्ड इज नॉट, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। द वर्ड इज नॉट। अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं होता है, बट लेट अस लुक एट अदर ऑप्शंस आल्सो। लिस्टिंग और डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, गाइस एक कंपनी जिसमें कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट है तो लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग उसका जवाबदारी है। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यस ही साइंस इट। बोरो मनी इन द नेम ऑफ द कंपनी, यस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसका मतलब इन चारों में से कौन सा ड्यूटी नहीं है? जवाब है अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, आपका आंसर है 1 यानी कि ए। काफी टेम्प्ट होगा आपको ऑप्शन ए को भी ट्रू मानने के लिए कि भाई ए भी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कंपनी सेक्रेटरी का। लेकिन अगर आप ए भी स्टैट्यूटरी ड्यूटी मानते हो तो आप एक चीज में गलती कर रहे हो। इट इज द स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट टू डू अकाउंटिंग फॉर देम। साइनिंग इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, नॉट अकाउंटिंग फॉर द सेम। इसलिए ए आपका फॉल्स आंसर है। बाकी तीनों तो उसका स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। बढ़िया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बीइंग शेयर होल्डर सेंट्रिक इज द मिशन ऑफ आईसीएसआई। गलत, क्योंकि मिशन ऑफ आईसीएसआई इज टू डेवलप प्रोफेशनल्स है, हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स, सो दैट दे फैसिलिटेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये अपना मिशन है। यस, being shareholder centric is one of the core values of ICSI. Yes, it is one of the core values of ICSI. चलिए बाकी दो ऑप्शंस भी देखते हैं। तीसरा, the vision of ICSI। बच्चों विजन तो ये बिल्कुल नहीं है, बिकॉज विजन है to be a global leader in promoting good corporate governance। ये विजन है, तो ना ये ऊपर वाला स्टेटमेंट मिशन था ना ये विजन था, ये कोर वैल्यू तो है। चलिए अगला देखेंगे। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीएसआई, नहीं, शेयर होल्डर सेंट्रिक आईसीएसआई का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है ना बच्चों। लॉजिक यूज करो, आईसीएसआई कंपनी थोड़ी है। यस, आईसीएसआई का वैल्यू है दैट शेयर होल्डर सेंट्रिक होना है ताकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो एंड द ट्रस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी और द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रिमेन्स। इसलिए आपका आंसर आएगा यहां पर क्लियरली वन ऑफ द कोर वैल्यूज। आंसर इज बी। बढ़िया है। लेट्स मूव गाइस। व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस डज द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ इंडिया। बच्चों याद करो, सोशल जस्टिस। यस, हम पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशल जस्टिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees social justice. Yes, so it's a promise to the people of India. क्या
सोशल जस्टिस, तो रीजनल नहीं, पर्सनल नहीं, सोशल, प्रोसीजरल, प्रोसीजरल तो नॉनसेंस है। द आंसर इज सोशल जस्टिस। सीधा क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर से उठा के एग्जाम में डाल दिया गया है। यस, सीधा क्वेश्चन। फोर्थ वन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम ignorantia legis neminem excusat from the following options। बेटा ignorantia means ignorance, legis मतलब लॉ, excusat मतलब excuse। ये तीन वर्ड्स कहां फिट होते हैं देखो। neminem मतलब ऑफ द फॉर द पीपल, मतलब किसी के लिए, लोगों के लिए, इज व्हाट द वर्ड neminem मीन्स। तो देखिए, इट इज कॉमन दैट वन मे बी इग्नोरेंट, नहीं, बिकॉज एक्सक्यूज नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। नो वन इज व्हाट इट मीन्स, नेमिनेम मीन्स नो वन। ओके, इग्नोरेंशिया इज इग्नोरेंस, लेजिस इज लॉ, एक्सक्यूजैट इज एक्सक्यूज। सो इग्नोरेंस, लॉ, नो वन, एक्सक्यूज, मतलब नो वन कैन बी एक्सक्यूज्ड इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर आपको लॉ नहीं पता तो आप ये एक्सक्यूज, आप ये डिफेंस नहीं मांग सकते। यस, एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ। सेकेंड, ऑल आर एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ। यस, दे आर एक्सपेक्टेड, बट यू कैंट यूज इट एज एन एक्सक्यूज। सो टू कुड बी करेक्ट अनलेस somebody else is better. Ignorance of law excuse no one. Yes, it excuses no one. So B और C काफी क्लोज है, but the most appropriate answer has to be C. And the law helps those who are vigilant. No, law helps those who are vigilant is not the above maxim. Is not the above maxim. Yes, the answer is ignorance of law excuses no one. Yes, C is the answer. बच्चों, तो आपका फर्स्ट का आंसर A था, सेकंड का B, थर्ड का B एंड फोर्थ का C। बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, विच अदर लेजिस्लेशन डील्स विद द मैटर ऑफ सिटीजनशिप। बेटा इंडिया में एक सिटीजनशिप एक्ट है, इंडिया में एक सिटीजनशिप एक्ट है। यस, सो आपके ऑप्शन सी और डी निकल जाते हैं। पासपोर्ट एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट सिटीजनशिप। यस, तो आपके लिए ऑप्शन है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, द सिटीजनशिप एक्ट और द सिटीजनशिप एक्ट। मतलब देयर इज नो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इट इज द सिटीजनशिप एक्ट। तो आपके सी और डी ऑप्शन निकल गए बच्चों। अच्छा, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, द सिटीजनशिप एक्ट 2019। अरे ये इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन है ना कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। 2019 में सिटीजनशिप पे बवाल हुआ था, एनआरसी लाने की बात हुई थी, लेकिन कोई नया सिटीजनशिप एक्ट बना नहीं है। इंस्टीट्यूट ने क्या सोचा, लोगों ने बवाल सुना होगा इसलिए लोग सिटीजनशिप एक्ट 2019 टिक कर देगा। जी नहीं, हमने बवाल सुना है, लेकिन हमें पता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, 2019 नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा यहां पर? ए। आपका फिफ्थ का आंसर है ए। हाँ जी, इट्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955। एब्सोल्युटली ये लॉजिकल या फिर आपके कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। बुक के अंदर ढूंढोगे तो कहीं मिलेगा, बट ऐसा कॉन्शियसली कोई बंदा याद नहीं रखता है। बढ़िया है। Which of the following statements is correct with reference to directive principles of state policy? याद कीजिएगा, directive principles of state policy गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि देश को ऐसे चलाइए। Yes, directive principles cannot be enforced by filing a suit। मतलब गवर्नमेंट ने अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो क्या आप केस कर सकते हो? जवाब है नहीं। हाँ जी, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिस पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है एंड देन द गवर्नमेंट डजंट फॉलो इट और देन द एग्जीक्यूटिव डजंट फॉलो इट, then you have a right to sue. But directive principle per se by themselves do not or are not enforceable in the court. चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। Which of the following statements is correct with reference to directive principles? They can create a justifiable right in favor of individuals. हाँ जी, it can create a right in favor of individuals, but whether it can be enforced or no, I don't know it. I mean, I know it that you can't enforce it. Okay, let's read other options. They are enforceable in courts. Nonsense. Wrong answer है B. चलिए तीसरा, they can never be implemented by legislation. No, they can be implemented. You can make a law and implement them. So C is also not an answer. Okay, they are fundamental to the governance of the country. Yes, they are fundamental to the governance of the country. This is how the government should run the country. Sir, तो A क्यों नहीं? Because
जस्टिकेबल राइट तो एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स होता है. यस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुड बी गिविंग यू अ राइट, but then they are not enforceable. So technically, they are the duty of the government. Whether it is your right or no is always questionable. Yes, so the appropriate answer is D. Yes, by looking at the first 6 questions, we realize कि institute इस बार legal aptitude में lenient नहीं था. The questions were really challenging. इसलिए अगर आपने ICSI मटेरियल नहीं पढ़ा है तो आपकी बैंड बजनी ही बजनी है. तो आपकी बैंड बजनी ही बजनी है. इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. एवरीबडी हैज टू रीड इट एटलीस्ट वंस सिंसियरली. बढ़िया है. चलिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप टू हुम आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. बच्चों, काउंसिल और मिनिस्टर्स किसको जवाब देंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा का वो पार्ट है जो कोर टीम है. They do the execution part of the Lok Sabha decisions. ठीक है, ये आप समझ के चलिए. It's a part of Lok Sabha. ठीक है, चलिए. The Prime Minister, no, they are not answerable to the Prime Minister. In fact, Prime Minister is the head of the Council of Ministers, I would say. The Rajya Sabha, no. The Lok Sabha, yes. The Governor, no. ये लोक सभा का ही कोर कमिटी है या एग्जीक्यूटिव पार्ट है जो लोकसभा को ही रिपोर्ट करता है. सो यस, they are collectively responsible to whom? To the Lok Sabha. To the Lok Sabha. बढ़िया है. तो अगर आप क्वेश्चंस एनालाइज करोगे तो ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ही सवाल था. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये भी आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशन का ही सवाल था. ये तुम्हारा सोर्सेज ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आईसीएसआई और ये भी आईसीएसआई. बढ़िया है. तो आईसीएसआई पे 2 सवाल हो चुके हैं. कॉन्स्टिट्यूशन पे 1, 2, 3, 4 सवाल. कॉन्स्टिट्यूशन पे 4 सवाल और 1 सवाल अभी तक आ चुका है सोर्सेज ऑफ लॉ पर. 4 + 2 6 + 1 7. हाँ जी, हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों. बढ़िया है. चलिए, यहां के हम समराइज करेंगे ताकि अपने को पता चले कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहा है. बढ़िया है. चलिए, सीताराम अग्रीज टू सेल 100 kgs ऑफ राइस फॉर ₹10,000 टू काशीराम. सीताराम 1000 किलो चावल बेचेगा काशीराम को. कितने में भाई? सॉरी, 100 किलो बेचेगा 10,000 रुपए में. ठीक है. बट देयर वॉज ह्यूज फ्लड इन द स्टेट. बाढ़ आ गई. ह्यूज फ्लड इन द स्टेट एंड ऑल द राइस क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉइड. ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? बच्चों देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट तो था, एनफोर्सिएबल बाय लॉ था, बट बिफोर द परफॉर्मेंस इट बिकेम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर वॉज डिस्ट्रॉइड. अब ये सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉइड है, मैनमेड फैक्टर, कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता. लेकिन नेचुरल फैक्टर से इम्पॉसिबल हो चुका है. So it is impossible to perform and hence the agreement becomes void. Void means it is not enforceable. It is not enforceable. Options देखते हैं. Wagering contract नहीं. Wagering माने betting. जुआ खेलना, सट्टा लगाना. नहीं, यहाँ जुआ या सट्टा तो नहीं था. Enforceable contract? No. In fact, it is opposite. तीसरा, unenforceable contract? Perfect. Unenforceable. कॉमन सेंस था बेटा, या तो एनफोर्सेबल या तो अनएनफोर्सेबल, ये दोनों में से एक आंसर होना चाहिए था. एनफोर्सेबल नहीं है तो लॉजिकली आंसर है सी, अनएनफोर्सेबल. चौथा है क्वाजी. क्वाजी माने सेमी कॉन्ट्रैक्ट. रिश्ता ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, मतलब अग्रीमेंट नहीं है फिर भी पार्टीज में रिलेशंस ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, उसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. लेकिन यहां पर तो क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए आपका आंसर है सी. बढ़िया है. आगे बढ़ेंगे बच्चों. 8th का आंसर था सी. 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ गलत केस करना. मैलिशियस मतलब खराब नियत, प्रोसिक्यूशन मतलब केस करना. खराब नियत से किसी के खिलाफ केस करना. बच्चों, अगर मैं खराब नियत से
किसी के खिलाफ केस करता हूं तो वो गलत है, बुरी बात है, ऑफेंस है। तो अच्छा, इनफैक्ट इट्स अ टॉर्ट, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो इसमें से सिविल रॉन्ग कौन सा है? और अच्छा, इसमें से नहीं, इस सिविल रॉन्ग का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? चलिए देखते हैं। देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। बराबर है। देख बेटा, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन था ना, तो तूने गलत केस किया था मेरे खिलाफ, अब मैं एक्शन ले रहा हूं। तो जब मैं एक्शन ले रहा हूं, मैं प्लेंटिफ हूं और तू डिफेंडेंट है, मैं प्लेंटिफ और तू डिफेंडेंट। तो देख, देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट, तूने केस किया था गलत वाला, तो मैं अब तेरे लिए एक्शन जब ले रहा हूं तो मैं प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट। हां जी, ट्रू है ये तो करेक्ट ऑप्शन है। अपने को चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन, तो मेरा आंसर ए नहीं है। अच्छा, देयर मस्ट हैव बीन वांट, वांट माने कि एब्सेंस, एब्सेंस। देयर मस्ट हैव बीन वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज फॉर द प्रोसिक्यूशन। आपने जो केस किया था उसमें कोई रीजनेबल या प्रोबेबल कॉज नहीं था, सिर्फ परेशान करने के लिए किया था। हां जी सर, तो ये भी सही है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ही हुआ, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तीसरा, द प्लेंटिफ मतलब मैं मस्ट हैव सफर्ड डैमेजेस एज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। आपने ये जो केस किया था गलत मुझ पर, उससे मुझे नुकसान हुआ है। हां जी सर, हुआ है आपको नुकसान, तो ये भी ट्रू है। तो लॉजिकली अगर ये तीनों ट्रू है तो मेरा आंसर डी होना चाहिए। अब डी पढ़ते हैं क्या है। द प्रोसिक्यूशन मस्ट नॉट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। ओ, नॉट हैव बीन टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। बच्चा, अगर केस तू जीता था तो तू डिफेंडेंट था, अगर डिफेंडेंट जीता है तो केस डिफेंडेंट के फेवर में है, तो गलत केस थोड़ी था। गलत केस कब था? जब तूने जो केस किया उसमें कोर्ट ने बोला कि निहाल जीता, तेरा केस गलत बेसिस पे था, तो मैंने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस किया। इसका मतलब केस कौन जीता था? प्लेंटिफ। हाँ या ना? तभी तो प्लेंटिफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर रहा है, तो प्लेंटिफ जीता था। सो इट वाज टर्मिनेटेड और इट वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। अब ऑप्शन क्या देख रहा है, पढ़ो। द प्रोसिक्यूशन मस्ट नॉट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के फेवर में टर्मिनेट नहीं हुआ होना चाहिए। अगर प्लेंटिफ के फेवर में टर्मिनेट नहीं हुआ है बच्चों, तो ये आंसर गलत है ना। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में द टर्मिनेशन शुड हैव बीन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? बढ़िया है। सो द आंसर इज डी। 9th का आंसर आपका डी है। बढ़िया है। चलिए बच्चों, आधा पेपर डिस्कस हो चुका है, कंटिन्यू करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। अ कंपनी cannot go beyond the power stated in the memorandum of association. Yes, it can't go. Ultra vires, doctrine of ultra vires. ठीक है। A company cannot be a citizen yet it has nationality, domicile and residence. Yes, there can be a domestic company. A company has a registered office which is also known as the domicile clause. So company का citizenship नहीं होता है, perfect, cannot be a citizen. Yet it has nationality. Yes, Indian company. Domicile, yes, state. एंड रेसिडेंस, यस, इट हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब मेरा आंसर है ए। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। गाइज, ये भी कंपनीज एक्ट है, ये तुम्हारा टॉर्ट है, एंड ये है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऊपर देखिएगा हमने क्या लिस्ट बनाया था। कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, टॉर्ट, दोनों के ऊपर एक 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 सवाल आ चुका है, तीनों के ऊपर। सो इट वाज 7, 8, 9, 10, हमने 10 किए हैं। यस, हमने 10 किए हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर भानु एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बाय हुम मस्ट द कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म्ड। बच्चों, पेंटिंग करना, किसी का पेंटिंग बनाना, इज इट पर्सनल स्किल? हां जी सर, इट इज पर्सनल स्किल। तो बच्चा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो, देन हु मस्ट परफॉर्म? कोई और परफॉर्म करेगा तो चलेगा? जी नहीं,
एजेंट परफॉर्म करेगा तो चलेगा? नहीं। मेरा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा तो चलेगा? नहीं। पर्सनल स्किल में वही परफॉर्म करेगा जिसने प्रॉमिस किया था कि वो परफॉर्म करेगा। हाँ जी, तो आंसर, भास्कर मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस पर्सनली? यस। भास्कर कैन आस्क फॉर हिज फ्रेंड्स टू पेंट? नॉनसेंस। भास्कर मस्ट अपॉइंट अ पेंटर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस? फालतू। भास्कर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, तो काहे का कॉन्ट्रैक्ट बे? आंसर डी तो नॉनसेंस आंसर है। ऑब्वियस आंसर इज ए। यस, यहां पर अगर आप गलत जाते हो देन यू सीरियसली नीड टू रिकंसिडर कि तुमने पढ़ा है कि नहीं। गुड। अगला, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज द मिनिमम गैप अलाउड बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ बोर्ड? बच्चा, बोर्ड मीटिंग के बीच का मिनिमम गैप 90 दिन। याद करो, साल में 4, 90 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। बढ़िया है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीएसआई, कम ऑन आईसीएसआई एक्ट बच्चों, आईसीएसआई इज एट न्यू दिल्ली। चलो एक काम करते हैं, 13 तक के क्वेश्चंस में जितने भी हमने अभी तक किए नहीं है, 10 तक कर चुके थे, ये 3 के ऐड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी एंड आईसीएसआई। बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट, आईसीएसआई एंड कंपनी, बड़े बढ़िया है। चलिए, यस, 5 क्वेश्चन बाकी है, 14 to 18 बोथ इंक्लूसिव। बढ़िया है, चलो कंटिन्यू करेंगे। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन 2 or more persons agree upon the same thing in the same sense, मीटिंग ऑफ माइंड्स, मन का मेल, कंसेंट। जब 2 लोग सेम चीज के बारे में सेम तरीके से सोचे, अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दे आर सेड टू कंसेंट। यस, आंसर है कंसेंट। ना अग्रीमेंट, ना ऑफर, ना कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। ऑफर जो एक करता है दूसरे को, अभी तक अग्री कहां किया? तो शायद अग्रीमेंट और कंसेंट में कंफ्यूजन हो, especially because of the word agree, but because they are agreeing upon the same thing in the same sense, they are said to be in consent, and when there is consent you call it an agreement. तो आंसर है consent. Which of the following term can be, अब नहीं है, वो टाइपो एरर है, ई भी नहीं, बीई है, can be defined as any wrong or damage done to another either in person, rights, reputation or property? ये टॉट का क्वेश्चन है। बच्चों, आपने किसी के साथ गलत किया है, किसको? उस बंदे के बॉडी को, मतलब उस पर्सन को, राइट्स को, रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को, कुछ गलत किया है। तो ये गलत करने के लिए कौन सा वर्ड है? मोटिव? नहीं, मोटिव तो उसके पीछे की नियत है। इंटेंशन? नहीं, इट्स अ सिनोनिम। इंजरी? यस, आपने किसी के पर्सन, मतलब बॉडी को, उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी रेपुटेशन को हार्म किया, तो वो हार्म मतलब क्या? इंजरी। मेलिस इज अगेन नियत। वो ए बी और डी, सॉरी ए सी और डी है ना, नियत की बात करते हैं। वेरस जो गलत किया है उसे इंजरी कहेंगे। वो आंसर है आपका बी। ठीक है, दिस इज टॉट। तो 14th वाज कॉन्ट्रैक्ट एंड 15th इज टॉट। बाय द वे, यहां पर मैं लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट था, रुक जाओ, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, आईसीएसआई, कॉन्ट्रैक्ट। हमने 13 तक लिखा था, 14 15 ऐड कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्लस टॉट, बराबर ना? 14 15 ही है ना? 3 4 7 8 9 10 11 12 13, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और टॉट, बढ़िया है। चलिए, the tortious liability that applies to cases where responsibility for an injury can be imposed on the wrongdoer without proof of negligence. बच्चों, अगर नेग्लिजेंस नहीं था फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर रहेगा, याद है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। यस, ऑप्शन में दिया है स्ट्रिक्ट, एब्सोल्यूट, और दीज आर द 2 ऑप्शंस, और कॉम्बिनेशंस है नाइदर, ओनली वन, ओनली टू, बोथ। इनफैक्ट बच्चों, द आंसर इज बोथ। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी दोनों में इवन इफ आपका नेग्लिजेंस नहीं था, आप लायबल हो।
क्योंकि आपका बिजनेस, आपका एक्ट ही ऐसा है. यू रिमेंबर, you get something dangerous on your land which if escapes and causes harm to your neighbor or to someone else, you are liable to compensate. That's strict or absolute liability. Yes, it's Rylance versus Fletcher ka case. Yes. Perfect. Again a question from Todd. The landmark judgment of Supreme Court. Yes, ये आपका genuinely tough question था. Students may not have been able to answer it. Yes, the landmark judgment of Supreme Court in case of S.R. Bommai versus Union of India is related to misuse of provisions related to which of the following articles of the Constitution? Yes, the answer is 356, imposition of precedence rule in a state. Yes, ये question आपको आना बहुत difficult था. आपने इनी मिनी माइना मोही किया होगा, बट आई वुड से जेन्युइनली ये इकलौता डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपके पेपर में. तो 18 में से 17 तो कोई भी अटेम्प्ट कर लेता यार. बढ़िया है. चलिए आखिरी. एज पर कंपनीज एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू क्राइटेरिया फॉर कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमिटी. बेटा सीएसआर कमिटी में 3 क्राइटेरिया है. एक टर्नओवर का है, एक कैपिटल का है और एक नेट प्रॉफिट का है. टर्नओवर, कम ऑन, कैपिटल और नेट प्रॉफिट. शट अप. नेट प्रॉफिट का कहां है? 2 ही क्राइटेरिया है, टर्नओवर का एंड कैपिटल का. यस. सो अ कंपनी हैविंग नेटवर्थ ए, हां कैपिटल का भी नहीं, नेटवर्थ का है. अ कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, दोनों करेक्ट है. नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ और लेस, नॉनसेंस. नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ और लेस वाला क्राइटेरिया है ही नहीं. तो इट्स नेटवर्थ एंड, आई रिपीट, नेटवर्थ एंड टर्नओवर. नेटवर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़. यस. आंसर इज 1 2 3 नो, 1 and 3 नो, 2 and 3 नो. द आंसर इज डी, 1 and 2. आपका आंसर डी है बच्चों. यस, दैट्स अ क्राइटेरिया ऑफ नेटवर्थ एंड टर्नओवर. परफेक्ट बच्चों. सो दीज आर योर 18 क्वेश्चंस. ओ बाय द वे, हमने कहां से 15 तक लिखा था शायद. काउंट कर लेता हूं एक बार. 2 + 1 3, 3 + 4 7, 8 9 10 11 12 13 14 15. आखिरी 3 का लिखना बाकी है. 16 17 18. 16 इज टॉट, 17 इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड 18 इज कंपनी. तो टॉट, कॉन्स्टिट्यूशन और कंपनी गाइस, कम ऑन. टॉट में एक, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, प्लस कंपनी में एक. गाइस टोटल देखो, 3 क्वेश्चन आईसीएसआई के, 5 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के, सोर्सेज ऑफ लॉ 1, कॉन्ट्रैक्ट के 3, कंपनी के 3 और टॉट के 3. 3 + 3 + 3 9 + 1 10 + 5 + 3. Perfect. 18 questions. You know where the institute concentrates more? It's the Constitution of India. Guys, that's the analysis of your paper and the solution to the same and the distribution of marks chapter wise. Yes, जब आप ये वीडियो देखोगे नीचे लिंक के अंदर आपको ये क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा. यू कैन डाउनलोड इट. ये जनवरी 21 का आईसीएसआई का क्वेश्चन पेपर था. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? डन गाइस. ऑल द बेस्ट. हैप्पी स्टडिंग. स्टे सेफ. टेक केयर. बाय बाय.